ठीक है। म्यूटेशंस आ जाएंगी किस में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में, और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। डेंड्राइटिक सेल जो हैं वो एंटीजन लेके इनके पास आएंगे, लेकिन ये रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, ना रिकग्नाइज करेंगे, ना फिर एक्टिवेट होंगे, ना डिवाइड होंगे, ना डिफ्रेंशिएट होंगे, ना ट्यूमर की तरफ मूव करेंगे, और ना जाके उसको सप्रेस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कैंसर की जो ग्रोथ है वो फर्दर इन्हेंस होगी, और वो होस्ट के डिफेंस सिस्टम से निकल गया, क्योंकि होस्ट का डिफेंस सिस्टम उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा। क्यों रिकग्नाइज नहीं कर रहा? क्योंकि जो मेन सेल्स हैं, अच्छा एक बात यह भी याद रखनी है कि जब हमारे पास डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं, वहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं, टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, और अगर इनके अंदर म्यूटेशन आती है तो वो इम्यून सिस्टम की पकड़ से निकल जाता है। अब इसके अंदर म्यूटेशन किस तरह से आती है, तो वो कहता है कि इम्यून सिस्टम जो है, नॉर्मली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो किसी भी नेसेंट ट्यूमर को, जो ट्यूमर अभी डेवलप होने वाला था, ज़ाहिर है उसको तो किल कर देता है, लेकिन अगर एक ट्यूमर डेवलप होने में कामयाब हो गया है तो फिर यही इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देता है, ये इम्यून सिस्टम जो है वो उसको फर्दर मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। ये कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम इम्यूनो एडिटिंग का नाम देते हैं। इम्यूनो एडिटिंग का मतलब ये है कि आपके इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि इम्यून सिस्टम खुद अलाउ करता है विद द हेल्प ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द बेस्टेस्ट। डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी के थ्रू खुद इनेबल करता है ट्यूमर सेल को कि उनमें से जो बेस्ट वाला है वो ग्रो करे, और जब बेस्ट वाला ग्रो करता जाएगा तो इम्यून सिस्टम से उनकी जो वो है इन्वेजन है या सर्वेलेंस से जो जान छुड़ाने वाली चीज़ है वो फर्दर इन्हेंस होती जाएगी। अब ये क्यों इन्हेंस होती है? क्योंकि जब एक ट्यूमरस सेल इस हद तक ग्रो कर चुका होता है, काफ़ी हद तक ग्रो कर चुका होता है, तो या तो वो इम्यून सिस्टम को इनविजिबल हो जाता है, नज़र ही नहीं आता है, इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता, या फिर वो कुछ ऐसे फैक्टर्स स्टिमुलेट करता है जो फैक्टर्स होस्ट की जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे। तो जिस टाइम वो बॉडी में इंटर हुआ तो आपके जो रेजिडुअल सेल्स थे मे बी वो ही एक्टिवेट नहीं हुए, जब वो नहीं एक्टिवेट हुए तो आगे कोई चीज़ नहीं होनी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हुई होती है तो वही इम्यूनिटी उन्हीं ट्यूमर सेल्स को फर्दर फेवर करना स्टार्ट कर देती है, और इसको हम इम्यूनो एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, और अगर इनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं तो सर्वेलेंस जो है वो बेसिकली डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब एक सर्वेलेंस की उसने पॉइंट्स बताई हुई हैं कि अगर हमारे पास जो चेक पॉइंट्स हैं ना, उन चेक पॉइंट्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएं या म्यूटेशन डेवलप हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इसकी एबनॉर्मेलिटी के लिए और कैंसर की ग्रोथ के लिए फेवर करती हैं, और फिर उनके लिए थेरेपी भी बनाई गई कि हम इन चेक पॉइंट्स को इनहिबिट करके कैंसर को ट्रीट भी कर सकते हैं। चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है? आपको पता है जब भी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो सेल्स को आके मारने की कोशिश करता है तो इस इम्यून की एक्टिविटी को चेक किया जाता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए और कहीं ये साइड्स वाले टिश्यूज़ को ना डैमेज कर दे। तो जब ये अपना काम कर लेती है तो ये चेक पॉइंट इसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। सो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए चेक पॉइंट ज़रूरी हैं, लेकिन अगर चेक पॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा हुए तो वो इनकी एक्टिविटी को ज़रूरत से ज़्यादा इनहिबिट कर देंगे, और जब इनकी ज़रूरत है, जब हमें इनका इम्यून रिस्पॉन्सेज का, इम्यून सेल्स का इफेक्ट चाहिए, चेक पॉइंट्स नहीं आने देंगे, और यूं हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा और सर्वेलेंस डेवलप हो जाएगी। एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि चेक पॉइंट के तौर पे बिहेव करती है हमारे पास बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इम्यून रिस्पांस के एंड पे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उसके एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएं और गैन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस करेगी तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट कर देगी, और अब बेशक डेंड्राइटिक सेल्स इसके पास एंटीजन लेके भी आएंगे तो ये स्टिमुलेट ही नहीं होगा। तो सर्वेलेंस बेसिकली जो डेवलप होती है वो इसी वजह से होती है कि आपके पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, और उनका ही तो मेन रोल था ट्यूमर की ग्रोथ को क्रॉस करने में। ठीक है, अब जब हमारे पास ये ओवर एक्सप्रेस हो जाता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन तो ये MHC1 की असेंबली भी नहीं होने देता और साइटोटॉक्सिक टी को अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने भी नहीं देता। ठीक है, और नेचुरली मैंने आपको बता दिया कि ये चेक पॉइंट्स क्यों पड़े हुए होते हैं। ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं ताकि इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो कहीं ओवर एक्सप्रेस ना हो। लेकिन अगर ज़ाहिर है ये खुद ओवर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो ये इम्यून सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा इनहिबिट कर देंगे जो आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जाएगा। अब उसके अलावा उन्होंने एक और चेक पॉइंट की बात की हुई और ये चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है। कहते हैं नॉर्मली एक चेक पॉइंट होता है और वो चेक पॉइंट क्या है कि आपके जो सेल्स हैं उनके ऊपर होता है एक लाइगेंड जिसे
जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ लाइगेंड, ठीक है, PD1 भी कहते हैं और प्रोग्राम सेल डेथ लाइगेंड भी कहते हैं। बहुत सारे जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इस PD1 लाइगेंड को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इस PD1 लाइगेंड का जो रिसेप्टर है वो आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ लाइगेंड प्रोग्राम सेल डेथ रिसेप्टर के ऊपर, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर है, इसके साथ बाइंड करेगा और इनहिबिटरी सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। सो ये भी एक चेक पॉइंट था, और नॉर्मली सेल्स के ऊपर ये होते हैं ताकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एट द एंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इसके साथ आकर अटैच हों और इनएक्टिव हो जाए। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमरस सेल्स हैं, वो एक्सेसिवली अपने ऊपर ये रखते हैं और एक्सेसिवली टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इनएक्टिवेट करते रहते हैं और इम्यून सर्वेलेंस कॉज करते हैं। तो समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही, ठीक है। अब जब हमें पता चल गया कि ये चेक पॉइंट ओवर एक्सप्रेस करते हैं और इनके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपना काम नहीं कर रहे, तो हम इन चेक पॉइंट्स को इनहिबिट करके एक्टिविटी को बढ़ा भी तो सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको इनहिबिट करेंगे तो इनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और वो बहुत जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है वो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ भी आपकी बॉडी को लेके जा सकती है। सो बड़ा ध्यान रख के जो भी थेरेपीज़ बनानी हैं वो बनाई जाएंगी। हमें कुछ चीज़ें अभी पता हैं, सारी नहीं पता, इसीलिए कैंसर की प्रॉपर थेरेपी भी अभी तक इंड्यूस नहीं हुई। केमो वगैरह हैं लेकिन वो कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि यही जो चेक पॉइंट्स हैं, इन चेक पॉइंट्स को ब्लॉक किया गया तो 10 से 30% इंप्रूवमेंट मिली हमें बहुत सारे सॉलिड ट्यूमर्स में। लेकिन क्योंकि ये चेक पॉइंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, अगर हमने इन्हें इनहिबिट कर दिया तो इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऑटो इम्यूनिटी वाली कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी भी गई, जैसे कोलाइटिस वाली चीज़ हमें नज़र आई, या ऑटो इम्यून मैनिफेस्टेशन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशंस नज़र आई। तो अगर वो नज़र आएंगी तो फिर साथ में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी देंगे। कोलाइटिस का मतलब भी कोलॉन की इन्फ्लेमेशन है, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि हमने एक थेराप्यूटिकली चीज़ इंड्यूस की, और वो चीज़ हमने ये इंड्यूस की कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, इनकी सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर रखे, ठीक है। हाँ, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर इंजर्ड करके रिसेप्टर्स को ऐड किया गया, जिन्हें हम कार रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, CARS कार्स कहते हैं या कार रिसेप्टर कहते हैं। अब ये कार रिसेप्टर पता है क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली इन कार रिसेप्टर का जो लाइगेंड है वो पड़ा हुआ है ट्यूमर सेल्स के ऊपर, तो ये ट्यूमर सेल्स को अपने पास बाइंड करते हैं। जैसे ही ट्यूमर सेल्स इनके ऊपर बाइंड करता है ना, तो ये जो कार रिसेप्टर है इसकी एक इंट्रासेलुलर डोमेन भी होती है। जैसे इसकी बाइंडिंग होती है, ये इंट्रासेलुलर डोमेन एक्टिवेट कर देती है इसकी एक्टिविटी को, और हैंस ये इसकी क्या कॉज कर देगा, किलिंग। तो खुद ये इसको इनहिबिट करता था, लेकिन हमने ऐसी थेरेपी इंड्यूस कर ली कि जब इसके ऊपर वो रिसेप्टर लगा हुआ होगा और ट्यूमर के साथ बाइंड होते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा और किलिंग में हेल्प करेगा। तो हमें ये वाली चीज़ जो है वो अब तक थेरेपी में इंड्यूस कराई गई। तो ये CAR कार्ड रिसेप्टर की आपने बात याद रखनी है कि इसकी एक इंट्रासेलुलर डोमेन भी होती है और ये ट्यूमर के साथ बाइंड भी करता है। लेकिन अगेन ये बहुत सारे साइटोकाइंस की रिलीज़ करा के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस करता है, तो इसको भी ऐसा यूज़ नहीं किया गया, नहीं कर रहे। थेरेपीज़ इंड्यूस करने के लिए, थेरेपीज़ बनाने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों की और ज़रूरत है, क्योंकि जो भी थेरेपी हम देते हैं या हम सोचते हैं कि हमने देनी है और उसके ऊपर काम होता है तो उसके फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आती हैं, इसलिए प्रॉपर अभी थेरेपी नहीं बन सकी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ तक सारे हॉलमार्क्स पढ़ लिए। आखिरी हॉलमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपने समझना है कि CD8 सेल जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है और म्यूटेशन की वजह से उनकी पकड़ से ट्यूमर सेल निकल जाते हैं। नॉर्मली ट्यूमर सेल उनकी पकड़ में ही होता है। ऐसा हमने कोई बात नहीं की, हमने ट्यूमर एंटीजेंस की बात की है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बात दोबारा से रिपीट भी कर दी कि उसके सरफेस के ऊपर म्यूटोजेनिक एंटीजेंस हैं जिन्हें होस्ट सेल रिकग्नाइज कर लेंगे, या फिर उसकी सरफेस के ऊपर टायरोसाइनेजेस हैं उनको भी रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। टेस्टीज वाली हुई तो उनको भी रिकग्नाइज कर लिया जाएगा, और वायरस स्पेसिफिक हुई ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या इंस्टाइन बायर वायरस तो उससे भी रिकग्नाइज कर लिया जाएगा। रिकग्निशन के बाद क्या होता है, बहुत सारे ट्यूमर सेल्स की डेथ होती है, उनके डेंजर सिग्नल्स रिलीज होते हैं जिन्हें के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सेंस करते हैं और उन्हें फिर प्रेजेंट करते हैं टुवर्ड लिम्फ नोड इन टू टी सेल्स फिर वहाँ पे आते हैं और उनकी किलिंग करते हैं। किलिंग क्यों नहीं होगी, नॉर्मली कैंसर स्टेजेस में क्यों नहीं हो रही, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनके अंदर कोई म्यूटेशन आई हुई है, या जो चेक पॉइंट जो कि इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते थे वो बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, और उनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, β2 माइक्रोग्लोबुलिन भी है, और उसके अलावा भी हमने पढ़ा लाइगेंड वाला, ठीक है। और एक क्योर किया गया जिसमें CAR
रिसेप्टर को इंड्यूस किया गया और ये टी सेल की एक्टिवेशन कर देते हैं आफ्टर बाइंडिंग टू ट्यूमर सेल, और यूँ ये हमें हेल्प कर रहे हैं उसको करने में। लेकिन अगेन थेरेपीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी पता होना ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना अब इन्होंने कुछ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी की बात की हुई है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। कहता है हमारे पास जब जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी किसकी तरफ ले जाती है? सेल को कैंसर की तरफ। नॉर्मली जब जैसे ही आपका सेल जो है उसके अंदर कोई भी जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आती है तो उसको सेंस करने के लिए कौन होती हैं? रिपेयर जीन्स होती हैं, और वो उसको रिपेयर कर देती हैं। लेकिन अगर रिपेयर जीन मौजूद ना हुई तो वो इंस्टेबिलिटी जो है वो क्योर नहीं होगी और कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रिपेयर जीन जो है वो 2-3 तरह की हो सकती हैं। जैसे हमारे पास मिसमैच रिपेयर प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होती हैं, हाँ, उसके अलावा हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसाइड एक्सेशन रिपेयर जीन्स होती हैं, या फिर हमारे पास होती हैं कॉम्बिनेशन रिपेयर जीन्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिपेयर जीन्स हैं या मिसमैच हैं या न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर्स हैं, ये आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक है और आप बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रहा है चैप्टर एक क्लास पढ़ाने से। अच्छा, सो बुक के अंदर ही हम बात कर लें तो बुक के अंदर जो है वो इन्होंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे ये बातें हुई हुई हैं कि जेनेटिक इंस्टेबिलिटी को क्योर किया जाता है डीएनए रिपेयर के थ्रू, लेकिन अगर रिपेयर में म्यूटेशन होगी तो ये वाले मसले हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो मसला हमारे पास हो सकता है वो है मिसमैच रिपेयर जीन का। कहता है नॉर्मली, और इस मिसमैच रिपेयर जीन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, ठीक है। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है। कुछ इस तरह का चीज़ कहते हैं, सही है। ये क्यों हो जाता है? नॉर्मली आपको पता है जब भी हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उस टाइम क्या है कि आपके पास कुछ जीन्स होती हैं, वो जीन्स क्या कर रही होती हैं? साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस कर रही होती हैं, प्रूफ रीडिंग कर रही होती हैं, ठीक है। सो प्रूफ रीडिंग के लिए जीन्स होती हैं, वो देख रही होती हैं कि सही न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ कि नहीं हुआ। एक ही जगह नॉर्मली टी होता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर जी की जगह टी हो जाता है तो ये प्रूफ रीडिंग जीन्स जो हैं वो आके इसको सेंस करती हैं और फिर इसको करेक्ट करती हैं। लेकिन अब ये जो सेंस करती हैं और आके करेक्ट करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मिसमैच रिपेयर जीन। यानी कोई अगर मैच जो है वो मिसमैच हो गया है तो ये उसको आके फ़ौरन क्या करती हैं? रिपेयर करती हैं। लेकिन अगर इन मिसमैच रिपेयर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है और ये अपना काम नहीं करती तो फिर एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसे हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है। इसके अंदर हमें 4 मिसमैच रिपेयर जीन्स के अंदर म्यूटेशन मिली और ये डेवलप हुआ, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये होता है बल्कि हमारे पास MIC इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। MIC में 6 न्यूक्लियोटाइड का पैटर्न है जो बड़ा रेगुलर होता है, लेकिन ऐसी म्यूटेशन के अंदर मिसमैच के अंदर ये जो MIC है इसका पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है और ये कैंसर कॉज करता है। और ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इसको रीड कर लेना, कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना। दूसरी कंडीशन जो है वो ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम है। अब ये ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम किस तरह से डेवलप होती है? जब UV रेडिएशन आपकी स्किन के ऊपर लगती हैं तो वो UV रेडिएशन जो है वो क्रॉस लिंकिंग कॉज कर देती हैं पायरामाइडिनेजेस की, ठीक है। पायरामाइडीन और प्यूरिन्स होते हैं ना, तो ये पायरामाइडीन की क्या कॉज कर देती हैं? पायरामाइडीन रेजिड्यू की क्रॉस लिंकिंग क्रॉस कर देती हैं यूवी रेडिएशन। जब इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो रेप्लिकेशन फर्दर नहीं होती। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए या इसको अपोज करने के लिए रिपेयर जीन्स पड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन्स। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन ना हुई तो ये पायरामाइडीन रेजिड्यू की जो क्रॉस लिंकिंग हो गई है ये छुड़ाई नहीं जा सकेगी और ये डिजीज़ कॉज कर देगी जिसे हम ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम कहते हैं। और ऐसे लोगों को धूप से बचाया जाता है, वो धूप में नहीं जाते, यूवी रेडिएशन से एक्सपोज नहीं होते और ये बड़ी खतरे वाली कंडीशन है। वो बेचारे निकलते भी हैं तो पूरी तरह शॉपर में लपेट के बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड बात उन्होंने की हुई है, थर्ड बात उन्होंने यहाँ पे हमारे पास की हुई है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की। इसमें कहता है बहुत सारे ऐसे रिसेसिव डिसऑर्डर हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर वगैरह होगा, एनाइजिंग रेडिएशन होंगी तो बहुत ज़्यादा उसके लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं और उनके अंदर म्यूटेशंस डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने सारी की सारी यार एक ही बात की है कि रिपेयर जीन बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात हमें पता भी चल गई कैंसर वगैरह में। हमने देखा कि जो ब्रैका है BRACA, ब्रैका 1 और ब्रैका 2, जब इसके अंदर रिपेयरिंग नहीं हुई तो इन्होंने कैंसर डेवलप कर दिया। याद रखना है ब्रैका 1 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है फीमेल के अंदर और ब्रैका 2 जो है वो प्रोस्टेट कैंसर करता है मेल्स के अंदर। तो इसका मतलब है जो जीन्स है उनकी रिपेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे उसने ये बात की हुई है कि हमारे पास ना जब लिम्फॉइड नियोप्लाज्म डेवलप होते हैं तो वो भी जीनोमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से ही होते हैं। और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इमेच्योर BNT सेल्स होते हैं और इनका प्रोडक्ट होता है RAG1 और RAG2 वगैरह और ये उनकी असेंबली वगैरह करता है, ठीक है। अगर इनकी असेंबली के दौरान इनकी जीन में कोई भी म्यूटेशन आ जाती है, कोई क्रॉस
लिंकिंग हो जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो वहाँ पे एक ऐसी ज़मीन बन जाएगी जिसमें से कैंसर बड़ी जल्दी उगेगा। तो रिपेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो ऑल श्योर आपके पास क्या हो जाएगी, म्यूटेशन डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे उसने क्या बात की हुई है कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो वो मेलिग्नेंसी की कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है। हमने इन्फ्लेमेशन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक ऐसी ज़मीन ईजाद कर देती है आपकी बॉडी में जहाँ पे कैंसर का उगना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे फैक्टर, ऐसे मीडिएटर रिलीज़ करती है जो कि एक्सेसिव प्रोलिफरेशन कराते हैं, साथ ही साथ ऐसे फैक्टर रिलीज़ करती है जो कि ग्रोथ के रिमूवल को सप्रेस करेंगे और एक्सेसिव ग्रोथ कराएंगे। ठीक है, सेल को डेथ के लिए रेजिस्टेंस बनाती है, एपोप्टोसिस से इवेजन में हेल्प करती है, और जब एपोप्टोसिस से इवेड करेगा तो ये भी कैंसर की तरफ एक स्टेप है। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि सेल की मेटास्टेसिस और इन्वेजन में भी हेल्प करती है, बहुत सारे एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वगैरह रिलीज़ करके, और इम्यून सिस्टम या इम्यून डिस्ट्रक्शन जो कि करता है नॉर्मली एबनॉर्मल सेल की हमारा इम्यून सिस्टम, वो भी होने नहीं देती। तो और इन्फ्लेमेशन जो है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो आपको कहाँ पे लेके चली जाती है, टुवर्ड कैंसर। ठीक है, अच्छा अब इटियोलॉजी में ना यार, इटियोलॉजी में जो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। यहाँ पे ना उन्होंने कार्सिनोजेंस की बात की। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि केमिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं और दूसरा हमारे पास रेडिएशन कार्सिनोजेंस भी होते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस जो है वो आपके पास दो तरह के होते हैं। अब ये इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा वीडियो, वर्ड टू वर्ड वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं भी नहीं, और बता रही हूँ सारी, बस आप लोगों ने रीड इसको खुद देनी है। ठीक है, सो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कार्सिनोजेंस होते हैं ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जाके आपके डीएनए वगैरह को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं ये आगे से दो तरह के हैं, डायरेक्ट कार्सिनोजेंस भी हैं और इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस भी हैं। डायरेक्ट कार्सिनोजन का मतलब है कि बॉडी के अंदर जाके इन्हें किसी भी मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे ख़तरनाक है और ये डैमेज कर देंगे। जबकि इनडायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और मॉडिफिकेशन के बाद ये कैंसरस केमिकल बनते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, फिर इस टेबल के अंदर हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन है और कुछ इनडायरेक्ट वाले हैं या प्रो कार्सिनोजन है, उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। डायरेक्ट में हमारे पास प्रोपियोलेक्टोन्स हैं, डाईमिथाइल सल्फेट हैं, डाईफिनॉक्सीब्यूटेन है, ये डायरेक्टली भी कार्सिनोजेनिक हैं। जबकि जो हमारे पास बेंजो पाइलिन्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा कार्सिनोजेनिक नहीं है, वो बॉडी में जाके, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है ये खुद इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता, लेकिन जब ये लिपिड में वहाँ जाता है, लिवर में जाता है, तो इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और फिर ये डेंजरस मॉलिक्यूल साबित होता है। तो सेम एज कार्सिनोजेंस के साथ भी है। उसके बाद कहता है कार्सिनोजेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो कार्सिनोजन जब भी आपकी बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट, ये जो केमिकल्स हैं ये जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और डीएनए में ऑल्टरेशन करते हैं। जैसे ये डीएनए के अंदर ऑल्टरेशन करेंगे तो डीएनए की ऑल्टरेशन को सेंसर सेंस कर लेंगे और वो सेंसर जो है वो इसकी रिपेयर के लिए कंडीशन सेट करेंगे। या रिपेयर नहीं हो सकेगा तो ऑब्वियसली बात है इसकी प्रोसेस कर देंगे। लेकिन अगर सेंसर्स में म्यूटेशन हुई और सेंसर ने इस डीएनए ऑल्टरेशन को सेंस ही किया तो ये डीएनए ऑल्टरेशन जो है परमानेंट डीएनए लीजन बन जाएगी। परमानेंट डीएनए लीजन बनने के बाद ये प्री नियोप्लास्टिक कोलोन बनेगी, प्रोलिफरेट करेगी और मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन जाएगी। तो इस तरह कार्सिनोजन एक नॉर्मल सेल को मेलिग्नेंट नियोसेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं अगर आपके पास सेंसर या रिपेयर जीन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे लास्ट बात आ जाती है रेडिएशन कार्सिनोजन की। तो कहता है रेडिएशन कोई भी है, चाहे फिर वो यूवी रेडिएशन है या फिर आपने केमो करा ली, रेडियोथेरेपी करा ली, कभी ना कभी वो आपकी बॉडी में बुरी ही साबित होती हैं और आपके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं। जैसे कहता है बहुत सारी रेडिएशन जो स्पेसिफिकली लोग जो हैं वो हेड एंड नेक के लिए लगवाते हैं या लेते हैं, उनमें बहुत सालों बाद देखा गया कि वहाँ पर थायराइड कार्सिनोमा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो नहीं कराना चाहिए। इसीलिए बहुत आम सी कंडीशन हो तो आपको CT स्कैन, MRI, एक्सरेज वगैरह नहीं कराने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि वायरल और जो माइक्रोब्स हैं ये भी ऑन्कोजेनेसिस में, कैंसर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, रोल प्ले करती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको ज़रा डिटेल में पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ तक भी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई ही हैं। कोई भी मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हमने पढ़ी, हेरिडिटरी कोलोन वाली चीज़ पढ़ी, इसमें मिसमैच रिपेयरिंग होती है, आपको आना चाहिए। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का मसला है, ये भी आपको आना चाहिए, आपको आता है। उसके अलावा हमने इम्यून सिस्टम की सारी बात भी डिटेल में की कि अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल, नॉर्मली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको ट्यूमरस सेल आके प्रेजेंट करता है और ये टी सेल एक्टिवेट होता है और वहाँ पर जाता है और उसकी किलिंग करता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन वगैरह होगी तो फिर ये वहाँ पर नहीं जाएगा और ट्यूमर इसकी पकड़ से निकल जाएगा और ट्यूमर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा।
जाएगा। तो यहाँ तक हमने उसके सारे हॉल मार्क्स, इटियोलॉजी वगैरह देख ली है। बहुत सारी इटियोलॉजी जो वायरस रिलेटेड है वो मैं आपको भी बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ाती हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी मसला होगा तो वो उनसे पूछ सकता है।